हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। हम लोग उत्तराखंड एलटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो भी स्टूडेंट्स यूपीजीएससी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो सारी हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सेट टॉपिक, रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक और इंटीग्रल टॉपिक कर सकते हैं। इंटीग्रल में थोड़ा कुछ पार्ट बचा हुआ है और रिलेशन एंड फंक्शन हमारा आज खत्म हो जाएगा और सेट हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, हम क्या देखने वाले हैं? सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है देखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू हमने माना एक्स, ये होता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। हमें पता है जब हम एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज रखते हैं एक्स एक्सिस पर तो हमें जो वैल्यूज मिलती हैं एफ एक्स की उसको हम किस पे दिखाते हैं? वाई एक्सिस पर दिखाते हैं, वाई एक्सिस पर दिखाते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाती है वाई। तो यहाँ से आपका फंक्शन क्या है? एक्स है और वाई की वैल्यू क्या आ रही है? y की वैल्यू हम किसको मानेंगे? एफ एक्स को मान लेते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि y इक्वल टू एक्स है। अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे y की वैल्यू 1 मिलेगी, x की वैल्यू 2 रखोगे y की वैल्यू 2 मिलेगी, क्योंकि पहले हम x को रखते हैं बाद में y को रखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 3 रखोगे y की वैल्यू 3 मिलेगी, है ना। x की वैल्यू -1 रखोगे y की वैल्यू -1 मिलेगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स हम प्लॉट कर देते हैं 1 2 3 1 2 3 -1 -1। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखने पर 1 मिली तो पॉइंट कहाँ मिलेगा? यहाँ। 2 रखने पर 2 मिली तो पॉइंट यहाँ मिलेगा। 3 रखने पर 3, मतलब इस 3 पर भी ऐसे लाइन बना दो, इस 3 पर भी परपेंडिकुलर बना दो, दोनों जहाँ पर काटेंगे वो पॉइंट। अब -1 रखने पर कितना मिलता है? -1 ही मिलता है, तो ये पॉइंट। इन सब पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। 0 रखने पर 0 ही मिलेगा, मतलब ये जो पॉइंट है ओरिजिन से वो लाइन जाएगी। तो ये कैसी मिलती है? स्ट्रेट लाइन मिलती है, मतलब इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है और यही क्या है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया? आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया x की वैल्यू जो रखोगे वही आपको y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डोमेन और रेंज इसके रियल नंबर्स ही हो जाते हैं, क्योंकि इस लाइन पर ये जो आपको लाइन मिली है सेट, ये जो आपको लाइन मिली है, जो भी आप वैल्यू रखोगे, अगर 0.1 रखोगे 0.1 मिलेगी, 0.2 रखोगे 0.2 मिलेगी। ठीक है, तो ग्राफ क्या बन जाता है? स्ट्रेट लाइन बन जाता है और ओरिजिन यानी 0 0 से पास होता है। तो ये था हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट आता है आपके पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है? एफ सच दैट आर टू आर y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू सी। वाई इक्वल टू क्यों लिखा है? क्योंकि x की वैल्यू जब भी आप रखोगे तो एफ एक्स जो होगा आप उसको y एक्सिस पर दिखाओगे तो एफ एक्स इक्वल्स टू वाई हो जाता है। y की वैल्यूज ही एफ एक्स की वैल्यूज हो जाती हैं। ठीक है, x जो आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, x इसमें से बिलोंग करेगा और जो आपको वैल्यू मिलेगी वो इसके अंदर से मिलेगी, वो मिली आपको c। c कोई भी कॉन्स्टेंट है, मान लिया हमने c की वैल्यू 3 है। ठीक है, हमने क्या माना? c की वैल्यू 3 मान ली है। ठीक है, तो इसका मतलब है जैसे ही आप ये हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल्स टू सी। सी की वैल्यू मान ली 3, कोई कांस्टेंट नंबर ही तो होगा। तो हमने x की वैल्यू 1 रखी तो 3 मिलेगा, x की वैल्यू 2 रखोगे तो भी 3 मिलेगा, x की वैल्यू 4 रखोगे तो भी 3 मिलेगा, x की वैल्यू 3 रखोगे तो भी 3 मिलेगा। x की वैल्यू कुछ भी रखो, आपको क्या मिलना है? 3 ही मिलना है। ठीक है, 1 रखी तो 3 मिला, 2 रखी तो भी 3, 3 रखी तो भी 3, है ना। पॉइंट बनाने तो आपको आते होंगे। 1 रखी तो भी 3, सॉरी -1 रखा तो भी 3, -2 रखा तो भी 3, -3 रखा तो भी 3, तो इन सारे पॉइंट्स को मिला दो तो ये लाइन आपकी कैसी बनेगी? ये कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का बनेगा। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ इस टाइप का बनेगा। अब इसमें डोमेन क्या है? डोमेन तो ये सारी लाइनें एक्स की वैल्यू ही तो डोमेन होती है। एक्स की वैल्यू आपने क्या रखी है? जितनी भी इस लाइन पर जितने भी नंबर्स थे, तो डोमेन हो गया आपका आर। कोई भी वैल्यू रखो, आप 0 रखोगे तब भी आपको 3 ही मिलेगा, तो डोमेन तो हो जाएगा इसका आर। ठीक है, लेकिन आपको वैल्यू मिल क्या रही है? मिल रही है सिर्फ 3। सिर्फ क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, तो उसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो सिर्फ 3 तक आप पहुंच पा रहे हो, तो रेंज क्या हो जाएगी उसकी? 3 हो जाएगी रेंज। ठीक है, कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन हो जाएगा आपका आर, कोडोमेन आपका आर ही रहेगा। ठीक है, ग्राफ इज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको ये मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल आपने पढ़े ही होंगे, पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल इस फॉर्म की होती है a0 प्लस a1x प्लस a1x स्क्वायर a2x स्क्वायर प्लस अप टू an x की पावर n। इस टाइप के a1 a2 a0 a1 a2 an ये सारे कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 कोई भी नंबर 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है,
एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर एन। पॉलिनोमियल ये तभी कहलाती है जो एक्स के पावर में है वो एक होल नंबर होना चाहिए, जो एक्स के पावर में है वो क्या है, होल नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। -1 -2 -3 इस तरह का नहीं हो सकता, 1/2 भी नहीं हो सकता। जो एक्स की पावर है वो 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाता है। ए फंक्शन एफ आर टू आर इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर एक्स ईच एक्स इन आर वाई इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू इतना, ठीक है, ये दिया है इसने। वेयर एन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, एन जो है ये एन क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है 0 1 2 3 4, नेगेटिव नहीं आएंगे, 0 1 2 3 4 आएगा, ठीक है। A0 A1 A2 A3 ये क्या है, आपके रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ये आपके कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 0.1 0.2 1/2 1/3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो पावर है वो 0 1 2 3 4 ही होनी चाहिए जो एक्स की पावर आएगी, ठीक है। तो फंक्शन हमने मान लिया, कोई फंक्शन डिफाइंड है, कोई फंक्शन मान लिया x³ - x² + 2, ठीक है, और gx हमने माना x की पावर 4 प्लस √2x आर सम एग्जाम्पल्स। ये हो गए आपके पॉलिनोमियल फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स, ये हो गए। देखो x की जो पावर है वो 3 है, 2 है, 1/2 नहीं है, रूट में नहीं है, ठीक है। अब देखो x के साथ मल्टीप्लाई में √2 है, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो √2 हो सकता है, लेकिन x की पावर में रूट नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये क्या है, 2 एग्जाम्पल हैं। अगर आपको कोई फंक्शन इस टाइप का दे दिया जाए x की पावर 2/3, तो x की पावर होल नंबर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। ये 2 होनी चाहिए थी या 3 होनी चाहिए थी, अपॉन में नहीं जा सकती, तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। नेक्स्ट आता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन आर फंक्शन ऑफ द टाइप, रैशनल का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर्स क्या होते थे, रैशनल नंबर वो होते थे जो p/q की फॉर्म में होते थे और q यानी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होता था, ठीक है। फंक्शन हो गया तो x की टर्म्स में हो जाएगा, px/ मतलब ऊपर भी कोई पॉलिनोमियल होगी, नीचे भी कोई पॉलिनोमियल होगी, और जो नीचे वाली पॉलिनोमियल है वो 0 के बराबर नहीं होगी, इसे ही हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलस फंक्शन क्या हो गया, कोई भी फंक्शन है R2R डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू mod x, mod x से हम डिनोट करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन को, x जो है आपका रियल नंबर होगा, मॉड्यूलस फंक्शन ये कहलाता है हमारा, ठीक है। अब x की किसी भी नॉन नेगेटिव वैल्यू के लिए, ठीक है, fx इज इक्वल्स टू x, बट फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x द वैल्यू ऑफ fx इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि इसने क्या बोला है, ये है ना। हमें क्या करना होता है, देखो जो हमें दिया है fx इज इक्वल्स टू mod x, ये दिया है, इसका मतलब क्या है कि fx की जो वैल्यू है वो क्या होगी, x होगी जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जब हम 0 1 2 3 ऐसे लेंगे, -1 -2 -3, जब 0 होगी और 0 से बड़ी वैल्यू होगी तो आएगी वो पॉजिटिव x, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू घट जाएगी, जैसे ही x की वैल्यू 0 से कम होती जाएगी, 0 से कम मतलब इधर जैसे ही x की वैल्यू 0 आएगी तो वो मिलेगा आपको -x, वो मिलेगा -x। कैसे, मैंने कहा x से बड़ी रखनी है, मैंने रखा 2, x से बड़ा रखना है 2 रखा, तो ये क्या मिलेगा, फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 2, ठीक है। जैसे ही मैंने कहा, आप ध्यान से देख लेना इसको, x की वैल्यू 0 से कम रखनी है, 0 से कम रखनी है, मैंने रखा -2, क्या रखा, -2, तो इस x की जगह पे हम क्या रखेंगे, -2, तो fx की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी, -x की जगह पे रखेंगे -2, तो ये प्लस का 2 आ जाता है, क्योंकि इतना हमें पता है मॉड्यूलस में से जो भी वैल्यू निकालेंगे वो पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव कभी नहीं आएगी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हमें देखनी है, क्या x की वैल्यू कितनी रखी, प्लस का 2, तो पॉजिटिव है तो प्लस का 2 रखेंगे तो यही आ जाएगी, लेकिन जैसे ही हम x की वैल्यू नेगेटिव पर जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -1 अगर हम रखते हैं तो fx की वैल्यू जो मिलेगी -x मिलती है, जब हम f-1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, -1 ऐसे ही तो रखेंगे, तो ये क्या हो जाता है +1, तो ये होता है आपका मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये ग्राफ जो है इसका वो कैसे प्लॉट करते हैं, ये ध्यान रखना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x दिखाएंगे, ठीक है, इक्वल टू 0 के लिए x दिखाएंगे, यानी 0 ही आएगी वो। ग्राफ ऑफ द मॉड्यूलस फंक्शन, वो ग्राफ इस टाइप का होता है, ठीक है, ये होता है आपका ग्राफ, यहाँ इसकी जो नोच होती है वो यहाँ पर, इसे नोच बोलते हैं, यहाँ पर ये मिलता है। अब ये ग्राफ हमने कैसे बनाया है, हम बना के दिखा देते हैं कैसे बनाया है, ये रहा 1 2 3 -1 -2 -3 1
2 3 -1 -2 -3, ठीक है, ये हमने बना दिया। f(x) की वैल्यू क्या है, x और -x, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जब x इज लेस देन 0 है। x की वैल्यू 0 से 0 रखोगे तो 0 मिलेगी, 0 से बड़ी रखो 1, 1 रखने पर 1 मिलेगी, 1 रखने पर 1 मिलेगी, 2 रखने पर 2 मिलेगी, 3 रखने पर 3 मिलेगी, तो इधर जाएगा फंक्शन, ठीक है। जैसे ही आप x की वैल्यू -1 रखोगे तो क्या मिलेगा, +1, -2 रखोगे तो क्या मिलेगा, +2, है ना, अभी बताया है। तो -1 रखोगे +1 मिलेगा, -2 रखोगे तो क्या मिलेगा, +2 y की वैल्यू, और फिर -3 रखोगे तो +3 मिलेगा, क्योंकि ये दे रखा है ना भाई। -2 रखोगे, ऑर्डर्ड पेयर ऐसे ही तो बनता है। जैसे यहाँ पे रखोगे -1 तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, +1, तो -1 +1 -1 +1 पॉइंट ये मिला। तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ग्राफ बनाना बहुत ईजी है, सिर्फ आपको ये प्लॉटिंग करनी आनी चाहिए। जिससे प्लॉटिंग नहीं आती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट आपको उसकी मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो कि ये प्लॉटिंग कैसे होती है, ठीक है। अब ये ग्राफ हमें बनाना आ चुका है। अब अगर आप इसका डोमेन निकालना चाहो, डोमेन क्या होगा, डोमेन में आपने x की सारी वैल्यूज रख सकते हो, तो रियल नंबर हो गया पूरा का पूरा। रेंज अगर आपसे कोई कहे रेंज आपको निकालना होगा, तो रेंज देखो इधर भी पॉजिटिव जा रहा है और इधर भी, मतलब y की वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिल रही थी, तो वो होगा r पॉजिटिव। सिर्फ आपको क्या मिलेगा, रियल पॉजिटिव ही मिलेंगे, ठीक है। रेंज के लिए तो रियल पॉजिटिव ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन f such that R2 are defined by, सिग्नम फंक्शन आपका ये होता है। बेसिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, सिग्नम फंक्शन होता है f(x) = mod x अपॉन x। mod x की प्रॉपर्टी हम जान ही चुके हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। तो mod x अपॉन x जो होता है वो हमारा सिग्नम फंक्शन होता है। उसको हम सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, हमें पता है mod x अपॉन x, ठीक है। तो जब हम x इज ग्रेटर देन 0 रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, x की वैल्यू सारी पॉजिटिव होंगी, ठीक है, क्योंकि हमने अभी ये पढ़ा है, देखो ये x की वैल्यू क्या होंगी, सारी पॉजिटिव। तो x अपॉन x आएगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, तो कितनी आएगी वैल्यू, 1। जब x की वैल्यू लेस देन होगी 0 तो कितनी आएगी, -x आता है ये अपॉन x, तो ये कितना हो जाता है, -1, तो इसलिए -1 आता है। x = 0 पर क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा 0, वो ऑलरेडी उसने बोल रखा है कि वो 0 ही मिलेगा। ये नहीं कि x mod x अपॉन x इंडेफिनेट कर दोगे, मतलब नॉट डिफाइन कर दोगे, ये चीज़ नहीं है। इसने सिग्नम फंक्शन में डिफाइंड है कि x = 0 पर वो 0 ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, इसे हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। डोमेन जो होता है सिग्नम फंक्शन का रियल नंबर होता है, आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। एंड द रेंज जो होती है इसकी, देखो आपको f(x) की सिर्फ 3 वैल्यूज मिल रही हैं। x = 0 पर 0 मिल रहा है, x ग्रेटर देन 0 पर 1 मिल रहा है, x लेस देन 0 पर -1 मिल रहा है। तो x सिग्नम फंक्शन की जो रेंज हो जाती है ये 3 नंबर ही। आप कुछ भी रखो x से बड़ा नंबर, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखो, आपको 1 ही मिलेगा। x से छोटा नंबर कितना भी नेगेटिव आप पहुंच जाओ, आपको -1 ही मिलेगा। तो इसकी जो रेंज हो जाती है वो -1 0 1 ही होती है। ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन ये रहा, ठीक है। देखो हमने अभी कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था, अगर हम कह दें f(x) = 3 है तो इसका ग्राफ कैसे बन रहा था, 3 के पैरेलल जा रही थी पूरी लाइन, है ना। अब इसने कहा है कि x ग्रेटर देन 0 है और f(x) की वैल्यू आपको मिलती है 1 ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ग्रेटर देन 0 आप कहाँ से कहाँ तक चलोगे, ग्रेटर देन 0 यानी इस एक्सिस पर f(x) की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो अगर f(x) की वैल्यू 1 कर दूँ तो ये तो 3 के लिए था, मान लो 1 के लिए कहाँ जाएगा, सिर्फ यहाँ से चलेगा और इधर पहुँच जाएगा, है ना। यहाँ से चल के कहाँ पहुँच जाएगा, इधर जाएगा। और जब f(x) की वैल्यू x लेस देन 0 है तो f(x) की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। तो -1 भी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। बस x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, कुछ भी रखते रहो, आपको यहाँ पर -1 पॉइंट है तो यहाँ पर आपको पॉइंट मिलते रहेंगे। यहाँ पर कोई भी पॉइंट रखो, यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे, तो ये आपको पॉइंट मिलेगा, तो f(x) इधर जाएगा ये। तो इस वजह से इसका ग्राफ इधर और इधर ऐसे बनता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी पॉइंट रखते जाओ, मिलना आपको 1 ही है। x से छोटा कोई भी पॉइंट रखो, मिलना आपको -1 ही है। तो ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, ये होता है सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट आता है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, इसमें एक अच्छा केस है क्या, देखो एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, क्या ग्रेटेस्ट
पहली बात तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरीके से डिनोट करते हैं ब्रैकेट के अंदर x रखकर। x जो आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, fx की क्या वैल्यू आएगी अगर हम यहाँ पर 1 रखें, 2 रखें, 0 रखें, 0.9 रखें, 0.3 रखें, 0.4 रखें, क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। या माइनस में कोई भी वैल्यू रखें तो इसकी वैल्यू आती क्या है, वो हमें देखना है, वो हमें निकालनी आनी चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मेन पॉइंट ये है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। सबसे पहले क्या करना होता है, इंटीजर निकालो जो x के बराबर हो या उससे छोटा हो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ये है ना, मैंने रखा 0.9। अब 0.9 का मतलब है क्या, वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर बताओ, इससे छोटा इंटीजर बताओ। देखो 0 1, यही तो होगा 0.9, यही होगा 0.9। इससे छोटा इंटीजर तो 0 होगा, इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, फिर -1 होगा, फिर -2 होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे। अब इन सारे इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा आंसर। इन सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा क्या है, 0, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। अगर आपसे कहा जाए fx इक्वल्स टू माइनस प्लस लिखते हैं अभी तो 1.5, अब 1.5 से छोटा इंटीजर क्या आएगा, देखो देखो यहाँ पे आएगा ना, ये 2 है तो 1.5 यहाँ पर आएगा। 1.5 से छोटा इंटीजर 1 है, 0 है, -1 है, -2 है। इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, 1, तो इसका आंसर 1। अगर आपको कोई नेगेटिव वैल्यू दी हो, जैसे fx इक्वल्स टू यही देखो -1.5 दिया है, ठीक है, तो इसे लाइन पे बताओ 0 1 1 2 -1 -2 -1.5 यहाँ आएगा, ठीक है। इससे छोटा देखना है हमें, इससे छोटे ये रे बहुत सारे और भी होंगे, है ना, इससे छोटे बहुत सारे इंटीजर और भी होंगे, उन सब में सबसे बड़ा कौन है, -2, तो इसका आंसर क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। सारे के सारे जो मतलब जो भी आपको x की वैल्यू दे रखी होगी, जो भी आपको x दे रखा होगा ये, उससे सारे के सारे छोटे निकालो, ठीक है। छोटे निकालने के बाद उसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर मिले वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर मान लो 0 दे दिया तो 0 के लिए क्या होगा, आपका आंसर 0 ही होगा, इक्वल टू x ही होगा। अगर इंटीजर दे रखा है तो उसके लिए तो इंटीजर ही हो जाएगा, 1 दिया है तो 1 ही होगा, 2 दिया है तो 2 ही होगा, 3 दिया है तो 3 ही होगा, ठीक है। तो अगर इंटीजर दिया है तो इंटीजर ही होगा, बाकी अगर कोई और वैल्यू दे रखी है तो उससे छोटे सारे इंटीजर्स निकालो और उसमें जो सबसे बड़ा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनाया गया है। x की वैल्यू -1 से बड़ी है, यहाँ पे देखो -1 से बड़ी है, -1 के बराबर भी है और 0 के बीच की, मतलब यहाँ इसके बीच में आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, उसके लिए उससे छोटा इंटीजर क्या होगा, -1 होगा, तो आंसर आपका ये आएगा। 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू दो, ठीक है। मान लो आप यहाँ पर हो, 0.9 पर हो, ठीक है। 0.9 के लिए उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.9 से छोटा इंटीजर मतलब 0, तो आपका आंसर होगा 0, ठीक है। 0.5 आपको दिया है, 0.5 से छोटा इंटीजर क्या होगा, 0, ठीक है। 1 और 2 के बीच में अगर आप रखते हो, मान लो यहाँ पर हो 1.5 से छोटा इंटीजर 1 होगा तो 1 होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। 2 और 3 के बीच में अगर आप रखते हो, 2.5 आपने लिया, 2.5 से छोटा इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। इंटीजर देखना है हमें, 2 है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन सबसे बड़ा देखना है, फिर 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2। तो ये कुछ फंक्शन को दिखाया गया है, बताया गया है इस तरीके से, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे है, जैसे ही देखो 0 और 1 के बीच में आप कुछ भी रखो, आपको क्या मिलेगा, यही लाइन मिलेगी 0 वाली, ठीक है, यही आपको मिलेगा। कुछ भी रखो आपको 0 से 1 के बीच में आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का मतलब है ये x एक्सिस इतनी। जैसे ही आप 1 और 2 के बीच में पहुंचते हो, 1 और 2 के बीच में पहुंचते हो, तो आपको क्या मिलेगा, जैसे 1.5 रखा, 1.5 रखने पे आपको क्या मिला, 1, तो 1.5 पॉइंट यहाँ है, 1.5 यहाँ है और 1 यहाँ है, 1 ये रहा, तो इन दोनों को मिलाओगे तो ये पॉइंट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पर 1.5 रखते हो तो 1 मिलता है तो ये पॉइंट मिलेगा, 1.2 रखते हो तो उससे छोटा इंटीजर भी आपको क्या मिलेगा, 1, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। तो इन सबको, इसके बीच में आप कितने भी पॉइंट्स रखो आपको यही लाइन मिलेगी, यही लाइन मिलेगी, ठीक है। तो इसके बीच में सिर्फ इतना सा ग्राफ आएगा। जैसे 2 और 3 के बीच में आप वैल्यूज, कुछ भी वैल्यू रखोगे ना, आप 2 पर ही कांस्टेंट रहोगे, तो आपको ये लाइन मिलेगी,
ठीक है। 3 और 4 के बीच में आप कुछ भी वैल्यू रखो, 3.5 से पहला इंटीजर क्या होता है 3 होता है, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। 3.6 रखोगे तो भी आपको ये पॉइंट मिलेगा, इनको मिलाओगे इतना, बस 3 और 4 के बीच में सिर्फ आपको इतनी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से 0 और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे आपको क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा, क्योंकि 0 और -1 के बीच में छोटा इंटीजर क्या है, -1 ही होगा। 0 और 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू रखो, उसके लिए उसके लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, -1, तो आपको यही लाइन मिलेगी। इसी तरीके से यही मिलेगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपका ऐसा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू mx प्लस c। लीनियर फंक्शन का मतलब क्या, आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होंगी। लीनियर इक्वेशंस में क्या होता था, लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन होती थी mx प्लस c की टाइप की होती थी, ये आपकी लीनियर इक्वेशन होती थी। ये आपकी क्या होती थी, लीनियर इक्वेशन होती थी, जिसमें x की जो हाईएस्ट पावर होती थी वो 1 होती थी, m कोई नंबर होगा, c कोई कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c ही क्या होता था, आपका लीनियर इक्वेशन होता था। अब यही हमने फंक्शन मान रखा है, तो यही क्या हो जाता है, हमारा लीनियर फंक्शन बन जाता है, जहाँ x की वैल्यू आपकी रियल नंबर से बिलोंग करती है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, x प्लस 10 हो गया, c की वैल्यू, m की वैल्यू यहाँ पर 1 रखी गई है, ठीक है। तो ये क्या है आपका लीनियर फंक्शन। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। लीनियर फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकते हो, या कहीं से भी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से या कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, साइड बुक से, जहाँ से आपको हेल्पफुल मिले, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। ये थ्योरी जो पढ़ाई गई है आप अच्छे से पढ़ लेना, और जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं ज़रूर कराऊँगी, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।